The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट रिलेशन फंक्शंस कैलकुलस जो है उसको भी खत्म कर चुके हैं. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनको पढ़ेंगे. होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे. नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या नेट का कोई कोर्स देख रहे हैं या कोई भी आप कोर्स देख रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं. हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो नंबर इस टाइम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, पिछले कुछ वीडियो में हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है. अब हमको देखना है लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है. आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो हमको क्या समझना है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है वो जनरली इस टाइप की होती है. एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू फंक्शन होता है वो किसका, एक्स टी एक्स डॉट, यानी कि इसमें एक्स डॉट क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. एक्स डबल डॉट क्या है सेकेंड डेरिवेटिव डी टू बाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये फंक्शन होता है हमारा. ठीक है. इतना आपको पता ही होगा. तो जब भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी तो उसमें हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, उसमें हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, एक हमको वेरिएबल मिला, एक हमको कांस्टेंट मिला. तो ये सब जो है हमारे को लीनियर इक्वेशन में मिलता है. ठीक है. अगर हमको देखना है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है जो कि लीनियर हो, ठीक है, और कितने ऑर्डर की हो, एन ऑर्डर की हो. ठीक है. ये क्या थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और इसका ऑर्डर भी क्या था, इसका ऑर्डर भी क्या था, 1 था. ठीक है. लेकिन अगर हमको एन ऑर्डर की देखनी है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन टी एन माइनस वन वाई अपॉन टी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई y अपॉन टी एक्स एन माइनस टू प्लस 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, पी एन माइनस वन टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स. अगर हमको एन ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब इसमें क्या है, जो P1 है, P2 है और ये जो Pn है ये क्या है, फंक्शन है किसके, x के. याद है ये मैंने जो आपको लीनियर इक्वेशन बताई थी, मैंने इसमें बताया था P और Q हमारे किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है. तो ये जो जितने भी P है इसमें वो x के फंक्शन है. और अगर ये हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये हमारे कांस्टेंट है तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये P1 P2 ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. इतना हमको समझ में आ गया. अब हमको देखना है अगर हमारा N2 है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं. सेकेंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, उसको कैसे लिख सकते हैं, तो d की पावर एन वाई डी एक्स अपॉन, यानी कि डी टू वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर, इसका एक कांस्टेंट होगा, प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू एक्स. दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है. कोएफिशिएंट्स क्या है इसके, कांस्टेंट है. इसमें क्या है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट और x जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. जैसे कि इसमें q किसका फंक्शन होता था, x का फंक्शन होता था, इसी तरीके से इसमें भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. ठीक है. क्या है, a नोट
d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम dy बाई dx को d से और d2y बाई dx स्क्वायर को d स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये a नॉट है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2 y इज इक्वल टू x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a नोट डी स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2, ये एक हमने मान लिया, एंड देन दिस इज द फंक्शन ऑफ y। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए मैंने बताया था जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो p और q है वो x के फंक्शन होते थे। तो इसमें भी क्या है, ये a नॉट a1 a2 क्या है, x के फंक्शन है, और इसीलिए हमने क्या किया, ये y जो है वो अलग से है तो हमने y को अलग रख लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू x। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं f dy इज इक्वल टू x, बिल्कुल सेम फंक्शन ऑफ d इंटू वाई, यानी कि हम इस y को कंसीडर करके चल रहे हैं, हम इसको हटा नहीं रहे हैं। अब इसमें हमारी एफ डी की क्या वैल्यू है, एफ डी इज इक्वल टू ए नॉट डी स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द फंक्शन, ये हमने क्या कर लिया है। ठीक है, तो एफ डी नॉट एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, और उसमें डी की क्या वैल्यू है, ये हमारी डी है, यानी कि इस पूरे को हमने क्या मान लिया, फाइनली डी मान लिया है। और हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस का है, एफ डी, और साथ में क्या है y इज इक्वल टू एक्स। आपको ये समझ में आया कि हमने y को अलग से क्यों लिया, क्योंकि देखिए मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी क्या होता है, y अलग से होता है। तो इसमें क्या है, बाकी सब x के कोफिशिएंट्स हैं तो उनको कॉमन ले लिया, x के कोफिशिएंट, y अलग है तो उसको अलग ले लिया। ठीक है, अब इतना हमारे समझ में आ गया। अब देखिए दो चीजें हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है a नॉट डी स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2 y इज इक्वल टू x, दो चीजें हैं। अगर यहाँ पे x जो है वो 0 के इक्वल है तो वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है, यानी कि वो हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हमारा x 0 के इक्वल नहीं है तो वो हमारी क्या हो गई, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या हो गई वो हमारी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में भी दो टाइप होंगे, x जो है एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 4 5 6 x, और दूसरा होगा कि x जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन का बैकग्राउंड कैसे बनता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने से पहले मैंने nth ऑर्डर की आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा, फिर हमने उसको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट किस तरीके से किया कि dy बाई डी एक्स को d1 लिखा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को d स्क्वायर लिखा, और दोनों को हमने क्या कर दिया, x के इक्वल रख दिया, फिर हमने फंक्शन मान लिया। इसी तरीके से हम फंक्शन मानते हुए आ रहे हैं, और फिर हमने देखा कि जो हमारा x है, अगर x 0 के इक्वल हो जाता है तो वो हमारे होमोजीनियस इक्वेशन है, और x अगर 0 के इक्वल नहीं हो पाता है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और अब हम ये समझेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। यही आज की वीडियो का एजेंडा है। अब हमारा पॉइंट है कि हमको होमोजीनियस इक्वेशन तो मिल गई, अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन क्या बनकर आई थी, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बनकर आई थी a नोट टी स्क्वायर प्लस a1 t प्लस a2 y इज इक्वल टू 0। देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमको एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि रिप्लेस करना है जो एफ डी वाई है उसको एफ एम इज इक्वल टू 0। ये जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के आएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशन जो सपोर्ट करती है, यानी कि एक इक्वेशन बन के आएगी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी, और उसके बेसिस पे हमारे रूट्स निकल के आएंगे। अब जिस भी तरीके के हमारे रूट्स आएंगे उसी रूट्स के बिहाफ पे हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1 क्या होगा, जब हमारे रूट्स होंगे
व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि रूट्स जो है वो रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं, यानी कि रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट भी हैं और रियल भी हैं, उस केस में हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 x प्लस c1 टू e m2 x, जिसमें कि हमारे c1 और c2 हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, और m1 और m2 हमारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि रूट्स हैं इक्वेशन के, ठीक है। एफ डी वाई से एफ एम वाई कैसे बनेंगे, जहां भी कहीं डी है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, एम को लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, एफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखिए 0 के इक्वल है, इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, 0 के इक्वल नहीं होता तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, मैंने क्या बताया था, एफ टी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में गिवन होगा। अगर हमें ये इस फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम केवल एफ टी को कंसीडर करेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, एफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है हम उसको एम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कीजिए एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे y को क्यों नहीं कंसीडर किया है। देखिए मैंने जब आपको होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि y को हम कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। y को हम इसीलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमने पूरे के पूरे फंक्शन में ही y को मान लिया है, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू 0 कीजिए सोल्व, एम स्क्वायर माइनस 6 के रूट कीजिए 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m के कितने रूट्स आ गए, 2, m1 2 आ गया, m2 3 आ गया। क्या हमारी इक्वेशंस थी, सोल्यूशन क्या होता है अगर रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो एज इट इज आपको रख देना है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो c1 क्या है, c1 को c1 कांस्टेंट है, e m1 क्या है 2x प्लस c2 e की पावर 3x, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे रूट्स दोनों अलग अलग आए और दोनों रियल नंबर में आए। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल रिप्लेस दिस, एफ एम इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, 6 3 जा 18, तो m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। m माइनस 6 माइनस 3 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बचा, m माइनस 3 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 m इज इक्वल टू 6 रह जाता है, m1 3 हो गया, m2 6 हो गया, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 6x, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा केस बनता, कौन सा केस, जिसमें रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल हो। अब एक केस हमारा ऐसा आएगा कि अब इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। देखिए इसमें 2 और 3 अलग अलग रूट आए, उसमें 3 और 6 अलग अलग रूट आए। अब केस 2 ऐसा है कि उसमें जो हमारे रूट्स है ना वो अलग नहीं आएंगे, एक ही रूट आएगा। देखते हैं अब उसको कैसे करना है। केस 2, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल भी हैं और रिपीटेड भी हैं, यानी कि दो जो रूट हैं दोनों के दोनों सेम है। तो उस केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस x c2
ई की पावर लैम्डा एक्स, जहाँ पे लैम्डा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, डी स्क्वायर प्लस 4d, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। कैसे बनेगी, एफ एम इज इक्वल टू 0, एम रख दीजिए, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 प्लस 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 इंटू एम प्लस 2, यानी कि m की एक वैल्यू आई वो भी -2। मैंने क्या बताया था, रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रिपीटेड, यानी कि रिपीट होंगे। एक ही रूट क्या होंगे, 2 बार आएंगे। तो ये क्या आ गया, एक ही रूट 2 बार आ गया। m इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए y इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 e की पावर लैम्डा की वैल्यू क्या है, -2x। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डी स्क्वायर -6d प्लस 9 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ एम इज इक्वल टू 0। रिप्लेस कर दीजिए, एम स्क्वायर -6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 6, तो एम स्क्वायर -3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m -3m इज इक्वल टू 0, m -3m-3, तो m इज इक्वल टू 3, रियल रूट है, रिपीटेड है, एक ही रूट बार बार आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 e की पावर 3x। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस। पहला केस हमने पढ़ा रूट हमारा रियल भी और डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स अलग हैं। अब हमने पढ़ा कि जो हमारे रूट्स है वो सेम है। अब हम देखते हैं थर्ड केस क्या हो सकता है। केस थर्ड, हमारे जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग हैं, लेकिन वो रियल नहीं है, नॉट रियल, यानी कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं और नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट भी है। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो थोड़ा हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको आई थिंक पोलिनोमियल पढ़ाए थे, पॉलिनोमियल में जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाई थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना बताया था। और मैंने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि उन क्वेश्चंस में आप डी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डी फॉर्मूला के थ्रू हम उसको सोल्व करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता था, जो डी की वैल्यू अंडर रूट में नेगेटिव आ जाती थी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता था। तो अगर कोई हमारा ऐसा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के आ जाए जिसका रूट जो है वो उसमें नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, तो रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा तो हम इस पार्ट को लगाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात है कि अल्फा प्लस आयोटा बी, अगर हमारा अल्फा प्लस आयोटा बी एक रूट निकल के आ गया है तो दूसरा रूट हमारा अल्फा माइनस आयोटा बी ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें इसी तरीके से रूट निकलते हैं कि अगर हमारा एक रूट जो है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा दूसरा रूट नेसेसरीली आएगा, कोई और रूट पॉसिबल ही नहीं है। अब ये आयोटा क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा हमारे रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, यानी कि सोल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, दिस इज द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x। अब हमको देखना है कि सॉल्व कैसे होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 विच इज डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1
y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन ले ली। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो एफ एम इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई है, दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व? फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको इसीलिए सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी की वैल्यू निकालें, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 1। कीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। तो जब भी रूट की वैल्यू अंदर में नेगेटिव आती है तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता है। तो इसको रियल नंबर बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आयोटा को लिख देंगे। आयोटा जो है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। इसमें क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, दो तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें कोई ना कोई हमारा वेरिएबल अटैच होता है। तो दिस इज एन आयोटा। तो आयोटा आई का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि अगर हम -1 कहीं पे लिखना चाह रहे हैं तो हम उसकी जगह आयोटा भी लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे -1 है तो उसकी जगह हम आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डी की वैल्यू निकल के आ गई है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। मेरे अगर आप सारे लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये डी और ये डी सेम डी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमको रूट्स निकालना है अल्टीमेटली, तो हमको रूट से काम है ना, हमारे रूट से हमें सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो हमें रूट्स कैसे निकालने हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2 इंटू a 1। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अल्फा की वैल्यू, अल्फा माइनस आयोटा b। ठीक है, तो इससे अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये हमारे सोल्यूशन आ गए। क्या सोल्यूशन आया, दो सोल्यूशन आया, -1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन आया, दो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। मैंने क्या बोला था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो केवल माइनस का ही साइन डिफरेंस आएगा। जैसे कि इसमें माइनस है, जैसे कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, केवल साइन ही चेंज होंगे, अदरवाइज जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। तो अल्फा क्या है, -1/2, अल्फा इज -1/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अगर हम इससे कंपेयर करें अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा दिस इज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं लिख ही देती हूँ, -1/2 प्लस रूट 3/2i। ठीक है, ये जो 2 है ये -1 के नीचे भी आ जाएगा, रूट 3 के नीचे भी आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -1/2 और प्लस आयोटा बचा हुआ ये क्या है, बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू रूट 3/2। अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू रूट 3/2 आ गई है। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ई अल्फा की वैल्यू -1/2 -1/2x c1 cos, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, रूट 3/2 x प्लस c2 साइन रूट 3/2 x। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d की जगह m स्क्वायर प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 4, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 16 अंडर रूट -15। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15i। ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट t अपॉन 2a। माइनस b क्या है, -b। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट 15i अपॉन 2a, 2a इंटू 1 2। ठीक है, तो -1 अपॉन 2 प्लस रूट 15/2i पहला,
रूट, दूसरा रूट क्या आ गया -1/2 माइनस रूट 15/2 आई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू रूट 15/2। वैल्यूज को रख दीजिए, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा क्या है -1/2x, ब्रैकेट में C1 कोस बीटा एक्स, कोस क्या है बीटा रूट 15/2x प्लस C2 साइन रूट 15/2x। ये इस तरीके से हमारे क्या आगे आंसर आ गए। सबसे पहले हमने समझा होमोजेनियस इक्वेशन बनती कैसे है, फिर हमने समझा होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे सोल्यूशन डिपेंड करेगा। 3 तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। केस 1 में हमारे जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है और रियल है, यानी कि रियल वैल्यूज हैं और वो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू अलग है। तो किस तरीके से हमको लिखना है। दूसरा ये है कि हमको केस 2 में एक जो रूट्स है वो रियल है लेकिन रिपीटेड है, यानी कि रूट्स जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं। केस 3 में हमको क्या करना है बेटा, केस 3 में हमारे जो रूट्स है वो रियल ही नहीं है और जो रूट रियल नहीं है लेकिन अलग अलग है। आप देख रहे हैं इसमें 2 रूट अलग अलग आए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कि तीनों को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, that's it for today's videos guys. I hope you like my video. If you like it, please like it, share with your friends, subscribe to the channel. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.